Good evening, everyone. I'm your teacher, Dr. T.K. Kaushik. I'm going to teach you the third poem of the book Rainbow Part 2. आज मैं आपको रेनबो पार्ट 2 की तीसरी कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस कविता की रचना W.H. ऑडेन के द्वारा की गई है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने मानव के जीवन में मौजूद तनाव, परेशानियों एवं कष्टों के बारे में बताया है। तो चलिए हम सबसे पहले W.H. ऑडेन के बारे में जानते हैं। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार होंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, द फुल नेम ऑफ W.H. ऑडेन इज वाइस्टन ह्यूज ऑडेन। बड़े ध्यान से सुनना कि द फुल नेम ऑफ W.H. ऑडेन मतलब W.H. ऑडेन का पूरा नाम क्या है, तो वाइस्टन ह्यूज ऑडेन है। इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट देखो, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1907। उनका जन्म इंग्लैंड में 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ही डाइड इन 1973। उनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ही वॉज अ पोएट, a verse dramatist, critic, translator and editor। वे एक पोएट थे यानी कवि थे और वर्स ड्रामेटिस्ट थे। वर्स ड्रामेटिस्ट का मतलब पद्य नाटककार। वैसे नाटककार जो कविता काव्य शैली में लिखते हों उन्हें हम कहते हैं वर्स ड्रामेटिस्ट। वे क्रिटिक भी थे, आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर यानी अनुवादक थे और वे एडिटर यानी संपादक भी थे। ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। He won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection of poems, The Age of Anxiety। देखिए क्या है कि उन्होंने पुलित्जर प्राइज प्राप्त किया था 1948 ईस्वी में। किस लिए, तो अपने कविताओं की कलेक्शन के लिए जिसका नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है। तो यहाँ देखो हमने लिखा है अपनी कविताओं के संग्रह द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए 1948 ईस्वी में उन्हें क्या दिया गया था, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। यह उन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं सिक्स पॉइंट। ही लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939। उन्होंने 1939 ईस्वी में इंग्लैंड छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो फिर कहाँ चले गए, तो अमेरिका चले गए। याद रखना है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेवेंथ पॉइंट में है ही सेटल्ड हिमसेल्फ परमानेंटली, और वे हमेशा के लिए बस गए। कहाँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएस में जाकर के हमेशा के लिए बस गए। अगला पॉइंट देखिए, ऑडेन्स वर्क have been divided into two parts। याद रखना है ऑडेन की जो रचनाएं हैं उनको दो भागों में बांटी गई हैं। पहले पार्ट को कहते हैं ब्रिटिश फेज और दूसरे को कहते हैं अमेरिकन फेज। तो इसमें हमने लिखा है ऑडेन्स वर्क्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। ठीक है। ऑडेन की कविताओं, ऑडेन की रचनाओं को ब्रिटिश और अमेरिकन फेजेस में बांटे गए हैं। नाइन्थ पॉइंट देखना, द नोटेबल वर्क्स ऑफ ब्रिटिश फेज आर। नोटेबल मतलब फेमस, प्रसिद्ध। वर्क का मतलब होता है काम, लेकिन वर्क्स का मतलब है रचनाएं। तो द नोटेबल वर्क्स ऑफ ब्रिटिश फेज आर द ओरेटर्स। मतलब ब्रिटिश फेज में जो उनकी रचनाएं हुई, यानी जब वो इंग्लैंड में थे तब उन्होंने जो रचनाएं रची थी वो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो जरा मेरे साथ सुनिएगा। द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। एक बार फिर से सुनो। द ओरेटर्स, रिपीट भी करना मेरे साथ। द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ठीक है। अब हम जानते हैं अमेरिकन फेज में उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। The notable works of American phase include New Year Letter, For the Time Being, The Age of Anxiety and The Shield of Achilles।
ठीक है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज, अमेरिकन फेज के जो नोटेबल वर्क्स हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो कौन कौन है? तो न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ अकाइलिस। अगला, द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशंस प्रेजेंट इन ह्यूमन लाइफ। जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है ना, इसमें प्रस्तुत जो गीत है, लिरिक है, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें कवि बात करते हैं किसके बारे में? फ्रस्ट्रेशंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट है इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में जो निराशा है, तनाव है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं, मानव के जीवन में मौजूद, इसके बारे में बताया गया है। अगला है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ये जो कविता है ये भी बताती है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड द एस्पायरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड। इस कविता में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में किस प्रकार अकेलेपन का भाव है, और इसमें यह भी बताया गया है कि ऐसे कौन सी आकांक्षाएं हैं, एस्पायरेशंस हैं, जो कि उनके जीवन काल में पूरे नहीं होते हैं, है ना। तो ये कविता क्या बताती है? ये अकेलेपन के भाव एवं उन आकांक्षाओं के बारे में भी बताती है जो पूरे जीवन काल में पूरी नहीं होती है। तो देखो, इस कविता में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं उनको समझना आवश्यक है इस कविता को समझने के लिए। तो आइए जरा देखते हैं, ये वर्ड्स हैं आपके सामने। नर्सेज फ्लावर्स, नर्स का मतलब तो ऐसे होता है सेवक या सेविका। नर्सेज फ्लावर्स मतलब वैसे फूल जो दूसरे पेड़ के नीचे या बगल में फूलते हैं, मतलब उनके सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ नर्सेज फ्लावर्स कहा गया है मनुष्यों की जो नई पीढ़ी है, जिनका पालन पोषण, जिनका सेवा ससुरसा उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ नर्सेस फ्लावर्स छोटे बच्चों को कहा गया है, और यहाँ नर्स कौन है? तो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज रहे हैं, वे क्या है? नर्स हैं, क्योंकि हम उनके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है यहाँ देखो प्रैम्स। प्रैम्स का मतलब है 4 पहियों वाली गाड़ियाँ जिनमें छोटे बच्चों को ले जाया जाता है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं पेराम्बुलेटर्स। 4 पहियों वाली गाड़ी होती है, छोटे बच्चों को ले जाया जाता है। अगला है विस्परिंग नेबर्स। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, बुदबुदाना, लेकिन यहाँ फुसफुसाना बुदबुदाना अर्थ नहीं है। अगर ऐसे इसका अर्थ देखेंगे, विस्परिंग नेबर्स का मतलब वैसे पड़ोसी जो फुसफुसाते हैं, बुदबुदाते हैं, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है यमदूत, मृत्यु का दूत। प्लग का मतलब तोड़ लेना या दूर ले जाना। फ्रीज का मतलब है मरने के बाद ठंडा पड़ जाना। और वुड मतलब लकड़ी है, वुडन का मतलब लकड़ी के ताबूत। ताबूत किसको कहते हैं पता है? जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है। ऐसा काठ का, लकड़ी का बक्सा होता है जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है, कैरी किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ताबूत, ठीक है। अगला स्टीफली मतलब बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से। और रिप्रूव का मतलब है डांटना, फटकारना। एटीट्यूड्स का मतलब है सोच का तरीका। और ट्रोल्स का मतलब है दुष्ट एवं कुरूप प्राणी, जिसकी चर्चा स्कैंडिनेविया के मिथोलॉजी में की गई है। स्कैंडिनेविया के पौराणिक कथाओं में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? ट्रोल्स के बारे में। ये करते क्या है? दूसरों को प्रताड़ित करके, दूसरों को कष्ट पहुंचा करके अपना काम चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं, दूसरों पर ही आधारित होते हैं। ये दुष्ट और बड़े ही कुरूप प्राणी होते हैं। यहाँ कविता में ANGLE लिख दिया है। यहाँ एंगल का मतलब कोण होगा, या फिर यहाँ ह्यूमन पर्सपेक्टिव के लिए प्रयोग किया गया, मानवीय दृष्टिकोण। लेकिन यहाँ कविता में अगर आप इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को देखिएगा तो यहाँ ANGLE नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ANGEL लिखा हुआ है।
एंजल मतलब परी, लेकिन कविता में देखो ANGLE लिख दिया है आपके बुक में, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट देखिएगा WH ऑर्डन की, तो उसमें ANGLE नहीं बल्कि NGEL लिखा हुआ है, इसलिए इसको सुधारना चाहिए। तो ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स जानना हो तो जरा देखें। इसमें एक लास्ट डिस्ट्रेस का प्रयोग किया है। लास्ट डिस्ट्रेस मतलब अंतिम तनाव यानी कि मृत्यु। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब हम पूरी कविता को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेडी? देखो, कविता का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखो, कविता को पढ़ने से, इस शीर्षक को पढ़ने से तो ये लग रहा है कि अब पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं, लेकिन सचमुच क्या पत्तियों के झड़ने की बात की जा रही है? नहीं, यहां बात की जा रही है कि अब मनुष्य तेजी से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। और कैसे मनुष्य? जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, पूर्वज हैं, जिनकी चर्चा की गई है। तो अब लोग तेजी से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मानव तेजी से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ ये अर्थ आया है। सिर्फ यहाँ पत्तियों के झड़ने का मतलब पत्तियां झड़ना नहीं है। आप किताब को देखिएगा तो किताब में एक फोटो दी गई है जिसमें एक तरफ बूढ़े आदमी की तस्वीर लगी है और दूसरी तरफ वहाँ पतझड़ दिखाया गया है, मतलब पेड़ ठूठ हो गया है, उससे पत्तियां झड़ गई है, ऐसा दिख रहा है। और पत्तियों के झड़ने का मतलब जैसे पत्तियां झड़ रही वैसे ही बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो रहा है और बूढ़े होने के बाद मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। ये यहाँ सिंबलाइज किया गया है। तो कहा गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं। ठीक है, कविता समझिए। Now the leaves are falling fast. Nurse's flowers will not last. Nurses to the graves are gone and the prams go rolling on. यहाँ कवि बताता है कि अब पत्तियां तेजी से झड़ रही, मतलब लोग तेजी से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो लोग तेजी से मर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण मानव जाति का समापन हो जाएगा, संपूर्ण मानव समाप्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बल्कि कह रहा है नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेज फ्लावर कौन है? मतलब बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जिनका जन्म हो रहा है ना। हम सभी छोटे बच्चे, हमारे माता पिता हैं, वो अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और वो एक अलग स्टेज की ओर जा रहे हैं। तो और हम उनके फूल हैं, हम उनके फ्लावर्स हैं, तो वी आर कॉल्ड नर्सेस फ्लावर्स। उन नर्सेस के हम फ्लावर्स हैं। तो कह रहे नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, मतलब मनुष्य मर तो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण मानव का समापन होगा, बल्कि वो अपनी पहचान हमारे आपके रूप में छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है ना? वैसे ही हम भी बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारी पहचान भी हमारे बच्चों के रूप में यहाँ विद्यमान रहेगी। ठीक है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से झड़ रही है, लेकिन नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, लेकिन मानव जाति का समापन नहीं होगा। कैसे भाई? तो नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, जो नर्सेस हैं, जो बूढ़े लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी चर्चा की गई है। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, नर्सेस कहाँ चले गए हैं? ग्रेव्स में चले गए हैं। ग्रेव्स मतलब कब्र। वो जो नर्सेज हैं जिन्होंने हमारे पालन पोषण किया, बड़ा किया, बूढ़े हो गए और वो अब कब्र में चले गए हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं तो सब समाप्त हो जाएगा, नहीं। दूसरी तरफ कह रहे हैं एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स का मतलब बताया ना कि 4 पहियों वाली एक ऐसी गाड़ी जिसमें छोटे बच्चों को ले जाया जाता है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन का मतलब एक तरफ मृत्यु और दूसरी तरफ जन्म की बात की जा रही है। क्यों? प्रैम्स कब चलेंगे? अरे बच्चों का जन्म हो रहा है तभी तो प्रैम्स चल रहा है ना। 4 पहियों वाली गाड़ी जो जिनमें बच्चों को ले जाया जाता है, ये गाड़ियां क्यों चल रही है? बच्चों का जन्म हो रहा है तब ना ये गाड़ियां चल रही है। उन छोटे बच्चों की गाड़ियों में बूढ़े थोड़ी जा रहे हैं, नहीं ना। तो एक तरफ कभी मृत्यु की बात करता है और दूसरी तरफ जन्म की बात करता है। तो ये दिखाना चाहता है कभी कि जितना सत्य है मृत्यु, उतना ही सत्य जन्म भी है। तो मृत्यु और जन्म दोनों को दिखाया गया है इस स्टैंजा में।
ठीक है, फिर से देखें, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं, इसका मतलब अब लोग तेजी से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो नर्सेज फ्लावर्स हैं वो समाप्त नहीं होंगे। मानव की जो पीढ़ी है वो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि नर्सेज तो ग्रेव में चले गए हैं, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और लेकिन जो प्रैम्स हैं, बच्चों की जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, यानी जन्म भी लगातार जारी है, एक तरफ मृत्यु और तो दूसरी तरफ जन्म। दूसरे स्टैंजा में देखिए, कवि कह रहा है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नेस। कवि कह रहा है, जो विस्परिंग नेबर्स हैं, यमदूत हैं, मृत्यु के जो दूत हैं, हमारे लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, बाएं भी है और दाएं भी है, जो कि क्या करते हैं, प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारे वास्तविक आनंद से हमें दूर लेकर चले जाते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, हमारे जो एक्टिव हैंड्स हैं, सक्रिय हाथ हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक दिन फ्रीज हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, यानी कि हम मृत्यु के आगोश में चले जाएंगे और हमारा शरीर जो कि अभी खूब फुर्तीला है, खूब काम कर रहा है, वो ठंडा पड़ जाएगा। यानी मृत्यु अवश्यंभावी है, डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु तो आनी ही है। तो कभी कह रहा है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और हमारे जो एक्टिव हैंड्स है वो फ्रीज हो जाएंगे और हम अकेले पड़ जाएंगे सेपरेट नीज पे, अपने अपने घुटनों पर हो जाएंगे। कभी दिखाना चाहते हैं कि जो संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, बंधु बांधव, सब यहीं रह जाएंगे, उनके प्रेम के जो झूठे दिखावे हैं सब यहीं रह जाएंगे, और मृत्यु तो अवश्यंभावी है, डेथ इनएविटेबल है, इसलिए डेथ तो आनी ही है। चलिए तीसरे स्टैंजा में देखते हैं, कभी कह रहा है, deed in hundreds at the back follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitudes of love। कभी कह रहा है कि ऐसा नहीं कि अभी मर रहे हैं, बल्कि पहले भी मर चुके हैं लोग, है ना, पीछे तो देखो जरा, अपने पीछे देखो, पीछे डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, पीछे देखो कहने का मतलब अपने पास्ट में झांक करके देखो, तो आप देखोगे कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, सैकड़ों लोग पीछे मर चुके हैं, यानी सैकड़ों लोग पास्ट में मर चुके हैं, और हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे ट्रैक पे चल रहे हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, तो हम रास्ते पर चल रहे हैं आगे आगे, लेकिन हमारे पीछे पीछे कौन चल रहा है, फॉलो मतलब पीछा करना, वुडन पीछा कर रहा है, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, हमारे रास्ते में वो कौन फॉलो कर रहा है, कौन पीछा कर रहा है, तो वुडन पीछा कर रहा है। वुड मतलब तो लकड़ी बताया, लेकिन वुडन का मतलब यहाँ कॉफिन है, जिसको कहते हैं ताबूत। ताबूत क्या है, हमने बताया अभी कि लकड़ी के ऐसे बक्से जिसमें डेड बॉडीज को ले जाया जाता है, यानी कि वो जो कॉफिन है वो हमारे पीछे पीछे चल रहा है ना, पीछे पीछे चल रहा है। क्यों? और वो कॉफिन ये संदेश दे रहा है पीछे पीछे चल के कि तुम चलो चलो चलो, कब तक आगे बढ़ोगे, तुमको भी तो एक दिन इसी में ही आना है, इसलिए वो भी पीछे पीछे चल रहा है। बोलो क्लियर है? कभी कह रहा है, dead in hundreds at the back follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitudes of love। कभी कहता है कि भुजाएं उठी बड़े मुश्किल से डांटने फटकारने के लिए, in false attitudes of love। Starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb and the angel will not come। स्टार्व का मतलब है भूख से तड़पना, भूख से मरना। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। देखो इसमें कहा गया है कि ट्रोल्स हैं, ट्रोल्स ऐसे प्राणी होते हैं जो कि बड़े ही विकेट होते हैं, अगली क्रिएचर्स होते हैं, जिनकी चर्चा स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में की गई है। तो कहा गया है कि स्टॉपिंग थ्रू द लीफलेस वुड, इस लीफलेस वुड में मतलब पत्तीहीन जंगल में, इस पत्तीहीन पेड़ पे जंगल में क्या है, इससे होकर के जो ट्रोल्स हैं वो घूम टहल रहे हैं, भटक रहे हैं, वो कोल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं।
ऐसे में क्या है कि हमने कहा ना कि हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रोल्स की तरह होते हैं, जो हमसे ही चीज़ों को छीन करके हमारे ऊपर हावी हो करके अपना काम चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे दुष्ट प्राणियों को हम क्या कहते हैं, ट्रोल्स कहते हैं, जिसकी चर्चा स्कैंडिनेविया की मिथोलॉजी में की गई है। तो कभी कहता है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। जो ट्रोल्स होते हैं अपने भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, द नाइटिंगेल इज डम्ब, जो बुलबुल है वो भी गूंगी हो गई है, क्योंकि चारों ओर शोकाकुल वातावरण है। तो भाई नाइटिंगेल जो कि मधुर स्वर के लिए जानी जाती है, वो भी नहीं गाएगी, क्योंकि कोई गाना और संगीत तब गाता है जब अनुकूल परिस्थिति होती है। यहाँ तो विपरीत परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, इसलिए नाइटिंगेल भी नहीं गाएगी। एंड द एंजल विल नॉट कम, ANGEL होना चाहिए, लेकिन ANGLE एंगल लिख दिया है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है W जॉर्डन की नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नाम की जो कविता, उसमें ANGEL लिखा हुआ है। तो एंड द एंजल विल नॉट कम पर यहाँ नहीं आएगी। तो ये कुल मिलाकर के हमने देखा है कि इसमें पेसिमिज्म की बात की गई है। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, निराशावादिता। ये कुल मिलाकर ये निराशावादी कविता हमें प्रतीत हो रही है। इसमें एक ही स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजा है, जिसमें कवि कुछ आशा की बात करता है, जिसमें पेसिमिज्म, जिसमें ऑप्टिमिज्म की बात करता है। और वो क्या है, तो कभी कहता है cold impossible ahead least the mountains lovely head whose white waterfall could bless travelers in their last distress। ऐसा लग रहा है कि कभी किसी जंगल में बैठा है और उसके सामने एक पर्वत है, माउंटेन है, और उस माउंटेन से कोल्ड वाटर, जो सफ़ेद जलप्रपात है, वो गिर रहा है, झरना गिर रहा है, जिसको देख करके वो बड़ा ही आनंदित हो रहा है, उसका मन प्रफुल्लित हो रहा है। लेकिन जब वो दैनिक जीवन के बारे में सोचता है तो फिर से वो दुखी हो जाता है। लोगों के बारे में और जीवन के बारे में सोचता है तो दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि जीवन में सिर्फ परेशानियां और कष्ट और तनाव ही हैं। बस एक ही जो कोल्ड वाटर, ऐसी ही एक ही है जो वाटरफॉल है, वाइट वाटरफॉल है, जो इस माउंटेन के ऊपर से गिर रहा है, वही कुछ राहत दे सकता है। किनको, तो ट्रेवलर्स को। कौन से ट्रेवलर्स हैं, कौन से यात्री हैं, तो अंतिम यात्री जो मृत्यु को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इसलिए कवि कह रहा है कोल्ड इम्पॉसिबल हेड ब्लेस द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। लास्ट डिस्ट्रेस मतलब अंतिम तनाव। कवि कहता है कि ये जो माउंटेन है, ये जो पर्वत है, इसके गुणों की क्या सूची है, तो वो कोल्ड है, ठंडा है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, इसे पार पाना कठिन है, और ये अहेड, ये सब से आगे, ये सब इसके गुण हैं। ये सब लिस्ट है, ये सब सूची है माउंटेन के प्यारे शिखर की, लवली हेड की। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसका जो व्हाइट वाटरफॉल है, सफेद जलप्रपात है, वो आशीर्वाद प्रदान कर सकता है किनको, ट्रेवलर्स को, अंतिम यात्रियों को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम तनाव में। अंतिम तनाव यानी मृत्यु के समय। तो यही थी कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आशा है आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा है। इससे रिलेटेड समरी, क्वेश्चंस, आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।